बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जैसा कि फ्राइडे को आप लोगों का कंप्यूटर साइंस का पेपर है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी जा रही होगी। मेरी दुआ है कि जो जो आप लोगों ने पेपर के लिए तैयार किया सारा उसी में से पेपर आए और आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो। आमीन सुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर साइंस के मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है जो प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस उनको समझने में। तो हम इस वीडियो में मॉडल पेपर के ऊपर जितने भी प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं हम उनको डिटेल से समझेंगे। साथ ही मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे और किस टाइप के होंगे। तो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो। सेक्शन ए जो कि आप लोगों का एमसीक्यूज के ऊपर होगा, 13 मार्क्स का होगा। इसमें अच्छा अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि जो एमसीक्यूज हैं वो एक्सरसाइज वाले ही आएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखे जो 9-10 के एग्जाम्स हुए हैं उनमें से कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं था किसी भी सब्जेक्ट का जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज आए हों। तो सारे एमसीक्यूज जो हैं वो मोस्टली जो है 70 to 80% एमसीक्यूज जो हैं वो आप लोगों के टॉपिक के अंदर से लिए गए हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने तमाम यूनिट्स, टोटल 8 यूनिट्स हैं, आपने हर यूनिट को 2 to 3 टाइम्स जो है वो आपने अच्छे से डीपली स्टडी करना है, रीड करना है उन यूनिट को, उनके तमाम टॉपिक्स को समझ के करना है, ठीक है। क्योंकि जो आप लोग एमसीक्यूज होंगे वो भी आपके जो है वो आप लोगों के कंसेप्चुअल बेस होंगे। आप लोग कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप एमसीक्यूज के जो करेक्ट आंसर दे सकेंगे। तो एक्सरसाइज पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करना। आप लोगों ने जो अंदर से जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको आपने डिटेल से स्टडी करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो फर्स्ट एमसीक्यूज है ये आपको यूनिट 4 से डाटा एनालिसिस के अंदर से आया हुआ है, ठीक है। और इसका जो टॉपिक है हिस्टोग्राम उसके अंदर से ये आपको एमसीक्यूज है, एक्सरसाइज से बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसी तरह से सेकंड जो एमसीक्यूज है ये आपको यूनिट 2 के अंदर से आया हुआ है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिथम के अंदर से। इसके अंदर जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग की जो टेक्निक्स हैं उसकी टॉपिक में से ये वाला आपका एमसीक्यूज लिया है। तो आप लोगों ने इसी तरह से देख लिया मॉडल पेपर में जिस तरह से आए हुए हैं तो इसी तरह का पैटर्न होगा आपका एमसीक्यूज का। कोई भी एक्सरसाइज से पे डिपेंड ना करिए, ठीक है। तो आप लोगों ने हर टॉपिक को अंदर से अच्छे से स्टडी करना है। अब टॉपिक्स आपका किसी भी तरह का हो सकता है, जरूरी नहीं कि जो यहाँ पे मेंशन है इन्हीं टॉपिक में से ही एमसीक्यूज आए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो जो यूनिट से आपके एमसीक्यूज आए हुए हैं तो इन्हीं यूनिट से आप लोगों के एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। मैंने वो आप लोगों को जो पीछे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक वीडियो आप लोगों से अपलोड किया है उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है कि किस यूनिट से कितने एमसीक्यूज लिए जाएंगे। अच्छा, इसी तरह से आप थर्ड एमसीक्यूज देख लें। ये जो यूनिट 1 से आया हुआ है, ठीक है, फायरवॉल का जो टॉपिक है उसमें से ये जो है एमसीक्यूज है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू से जो फोर्थ नंबर वाला एमसीक्यूज है ये जो है आप लोगों की बुक के अंदर तो ये जो नंबर सिस्टम्स है, ठीक है, नंबर सिस्टम्स वाला तो आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है। तो ये वहीं से, ठीक है, ये आपकी बुक में टॉपिक ये वाला जो है मेंशन नहीं है। लेकिन ये कि आप लोगों ने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। आप लोगों ने मैट्रिक में जो नंबर सिस्टम्स आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं जिसमें बाइनरी होती है, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल नंबर सिस्टम जिनकी कन्वर्जन की जाती है। तो ये बेसिकली जो है ये आप लोगों के पीछे से आप लोगों को जो है जो 9-10 में आप लोग पढ़ चुके हैं ये उसी से है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिमाइंड करवा देती हूँ, बच्चे अक्सर भूले हुए होंगे। तो ये जो है आप लोगों ने करना किस तरह से है, जैसे एमसीक्यू में पूछा जा रहा है कि आपने हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन बतानी है, ये बाइनरी नंबर है, ठीक है, बाइनरी नंबर को आपने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट किया जाता है, आपको पता है हेक्साडेसिमल की जो बेस होती है वो 4 होती है, ठीक है, 4 16 होती है और इसकी जो पावर होती है वो 4 होती है, ठीक है, 2 की पावर 4 होती है इसकी। तो आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो नंबर सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम, आपने इसको पहले 4 चंक्स में डिवाइड कर देना है, ठीक है। लाइक इसको देखिए, अगर 0 1 1 1 यहाँ से ये 4 डिजिट, ये 4 नंबर्स जो है वो आपके बाइनरी नंबर सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। और ये वाले 4, ठीक है, आपने 4 चंक्स में आपने इनको डिवाइड कर दिया। ये वाले 4 सेपरेट कर दियो, ये वाले 4 जो आपने सेपरेट कर देने, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें मैंने सेपरेट किए हुए हैं। ये 1 0 1 0 एक तरफ हो गया, इस तरह से 1 1 1 0 एक तरफ हो गया, ठीक है। अब आपने 4 में इनको चंक्स में डिवाइड कर दिया। अब आपने क्या करना है कि इन 4 को अलग से आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है, हेक्साडेसिमल के अंदर। और इन 4 जो नंबर्स हैं बाइनरी नंबर्स हैं इनको आपने अलग से कन्वर्ट करना है, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बाइनरी जो है वो आपका 2 बेस होती है, ठीक है। तो 2 और ये 0, ठीक है। स्टार्ट हम इंडेक्स जो है वो 2 का 0 लेंगे, 2 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस, फिर ये जो सेकंड है 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस, फिर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। ये जो 1 0 1 0 ये सारे इसके साथ मल्टीप्लाई होते रहेंगे। और जो हमने 2 के आपने किस तरह से लेना है 2 0
फिर 2 1 2 2 2 3, ठीक है। आपने 2 को इस तरह से उसकी एक्सपोनेंट जो उसकी पावर के साथ इस तरह से लिख देना है, ठीक है। और 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 तो इक्वल टू 1 होती है, ठीक है। 1 आ जाएगा और 0 इसी तरह से आ जाएगा। 2 की पावर 1 का मतलब है कि 2 को आपने 1 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 होती है। 2 और साथ 1 इसी तरह लिख देना। 2 की पावर 2 का मतलब होता है कि आपने 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, लाइक 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 होता है और 0 इसी तरह से आ जाएगा। फिर 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 आ गया, 1 इसी तरह आ गया। फिर 8 1 जा 8, 4 0 0, 2 1 जा 2, 1 0 0, इन सबको आप ऐड कर ले तो 10 आ गया। और आपको पता है कि 10 जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर जो है वो 10 को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से करते हैं, ठीक है। 9 तक जो है हम इसी तरह से लिखते हैं डेसिमल के अंदर, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक वैसे यूज किए जाते हैं, लेकिन जैसे वो 10 क्रॉस करते हैं तो 10 जो है वो इक्विवेलेंट हो जाता है ए के, ठीक है। इसी तरह से 11 जो है वो बी के इक्विवेलेंट होता है। इसी तरह से 12 जो है वो सी के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। आप लोगों ने ये मैट्रिक में पढ़ा होगा, अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को याद आ जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट जो चंक था वो 1 1 1 0, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करेंगे, सेम हमने वही प्रोसेस यूज करना है। 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1। सेम वही प्रोसेस होगा। 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 होता है, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 होता है, 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 और 2 की पावर 0 इक्वल टू 1। इन सबको मल्टीप्लाई करके एडअप कर ले तो ये 14 हो जाएगा। और 14 आपको पता है कि क्या होता है कि अगर 10 जो है वो एक इक्वल है तो हम ऑनवर्ड जो है वो 10 से आगे हम काउंट करें तो बी सी डी ई, तो 14 जो है वो ई के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से आंसर जो आ जाएगा वो ए ई आ जाएगा, यहाँ से इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो ए ई है, ठीक है। इसी तरह से ये मेरा समझाने का मकसद ये था कि अगर हो सकता है पेपर में इस तरह के एमसीक्यूज आ जाए और यहाँ पे जो है वो ये नंबर्स हैं तो इससे हट के कोई डिफरेंट तरह का नंबर दिया जाए तो आप लोगों को वो स्टेप्स पता होने चाहिए कि आपने किस तरह से इसको कन्वर्ट करना है, तो आप जल्दी से जो है वो कन्वर्ट करके आंसर करेक्ट जो है वो आप लोग फाइंड कर सके। अब देखिए यहाँ पे हेक्साडेसिमल है, हो सकते हैं पेपर में आपसे ऑक्टल नंबर सिस्टम पूछा जाए कि इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करें, तो ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ऑक्टल आपको पता है 2 की पावर 3 जो उसकी बेस होती है वो 8 होती है, मतलब 2 की पावर 3, तो यहाँ पे आपने 3 3 चंक्स में डिवाइड कर देना है, ठीक है। लाइक इन 3 को अलग कर दें, 3 को अलग कर दो, यहाँ पे ये 2 है तो उसको 3 बनाने लिए लास्ट में एक 0 लगा दें। 3 3 के आपने 3 3 चंक्स में आपने इसको डिवाइड कर देना है और सेम फिर आपने यही प्रोसेस यूज करना है। 3 3 मतलब इन 3 को सेपरेट आपने इस तरह से करना है, फिर 3 नंबर्स को अलग से इस तरह करना है, फिर 3 नंबर्स को आपने अलग से करना है, ठीक है। और फिर आपने उसको सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा जी, डिजिटल लिटरेसी के अंदर से ये वाला आपका एमसीक्यूज आया है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट को हम पाइथन के अंदर को यूज करने के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, ये वाला होता है, ठीक है। कमेंट जो है हैश का साइन, इससे हम लोग कमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये बाकी भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एमसीक्यूज जो है आप लोगों के 13 मार्क्स के होंगे। मैंने आपको दोबारा से बता रही हूँ कि एक्सरसाइज के अंदर से बिल्कुल नहीं होंगे। आप लोगों ने टॉपिक्स जो सारे अच्छे से रीड, अच्छे से आपने उनको स्टडी कर लेना, समझ के करना है, ताकि आपको हर जो कॉन्सेप्ट है, हर टॉपिक का आपको अच्छे से समझ आ जाए कि एमसीक्यूज चाहे जिस तरह का भी आप इजीली उसको सॉल्व कर लें। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के टोटल जो है 14 होंगे और हर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होगा और चॉइस आपके साथ इस तरह से गिवन होंगी कि आपके फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट्स होंगे, आपने दोनों में से जो आपको आता होगा आपने उसको अटेम्प्ट करना है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी 2 पार्ट्स होंगे, उन सेकंड क्वेश्चन में से जो दो आपको एक क्वेश्चन आता होगा आपने उसको अटेम्प्ट कर लेना है। तो आप लोगों ने पेपर जो सॉल्व करने से पहले एक दफा आप लोगों ने उसको रिव्यू कर लेना, देख लेना कि जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं आप उनको पहले से टिक कर लें, ठीक है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में पेपर स्टार्ट कर लेते हैं, वो पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं जो उनको नहीं आता और दूसरा उनको आता होता है और फिर वो उस तरह से उनका टाइम भी वेस्ट हो जाता है और पेपर भी जो है वो कटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। तो हमेशा पहले जो एक दफा देख लें कि जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं उनको टिक कर लें, उनको सिलेक्ट कर लें और फिर पेपर अपना स्टार्ट करें। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों ने लिखा हुआ है कि करेक्ट द फॉलोइंग पाइथन कोड सेगमेंट बाय रिमूविंग एरर, ठीक है। पाइथन की कोडिंग यहाँ पे यूज की गई है, ठीक है। छोटे छोटे से आप लोगों के जो है यहाँ पे कोड दिए गए हैं। इसमें कह रहे हैं कि कुछ एरर्स हैं, एरर्स को आपने रिमूव करते हुए आपने इनको कोड को ठीक करना है।
तो फर्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, पेपर में हो सकता है इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कि जिसमें आप लोगों को कोड दिया होगा और उसमें एरर होगा और आपने उसको रिमूव करके उसको ठीक करना होगा। अब जरूरी नहीं कि यही वाले होंगे, ठीक है, आप किसी भी तरह का आ सकते हैं, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आपने एरर को रिमूव करना होगा। तो मेंटली आप लोग तैयार हो कि पाइथन के अंदर किस किस तरह की कोडिंग है और किस किस तरह से अगर कोई एरर आ जाए तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फर्स्ट हम देख लेते हैं जो कोड है। अब इसमें देखेंगे नंबर 1 जो है वो एक इंटीजर नंबर है, ठीक है, 10। नंबर 2 जो है वो कौन सा एक नंबर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्ट्रिंग है। अब कैसे पता है कि स्ट्रिंग नंबर है, मतलब ये स्ट्रिंग है, क्योंकि ये कोटेशन मार्क्स के अंदर जब दिया जाता है कोई भी नंबर, देखिए 5 जो है उसके दोनों साइड पे कोटेशन मार्क है, इसका मतलब होता है कि एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये नंबर 2 स्ट्रिंग है। अब क्या कह रहे हैं कि आपने रिजल्ट में क्या करना है कि नंबर 1 और नंबर 2 को आपने एडअप करना है, ऐड करना है और फिर आपने रिजल्ट जो है वो प्रिंट करवा देना है। अच्छा, अब यहाँ पे एरर पहले आपने देखना, एरर क्या, एरर ये है कि आपको पता होना चाहिए कि नंबर और स्ट्रिंग आप इसमें ऐड नहीं हो सकते, वो कॉन्केटिनेट हो सकते हैं, मीन्स उनको मिला के लिखा जा सकता है लेकिन उनको ऐड नहीं किया जा सकता। तो एरर तो हमें पता चल गया कि ये दोनों नंबर ऐड नहीं हो सकते। अब इस एरर को रिमूव कैसे करना है, तो जरूरी है कि इंटीजर्स जो 10 है, अब नंबर 2 जो स्ट्रिंग है, हम स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करें और जब स्ट्रिंग इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए तो फिर हम दोनों को जो आपस में ऐड कर लें। तो कैसे करेंगे, नंबर 1 इक्वल टू 10, नंबर 2 इक्वल टू 5 जो कि इंटीजर है। रिजल्ट में हम लिख देंगे कि आपने नंबर 1 को नंबर 2 से ऐड करवाना है, लेकिन उससे पहले क्या करना है कि जो नंबर 2 है आपने उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसके बाद इंट लिखा और ब्रैकेट में हमने नंबर 2 लिख दिया। अब वो क्या करेगा कि यहाँ पे जाएगा, नंबर 1 लेगा, फिर नंबर 2 को पहले वो इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, उसके साइड से ये जो कोटेशन मार्क्स है इसको खत्म करेगा, फिर ये सिंपल 5 बन जाएगा और फिर 10 और 5 को प्लस करके आंसर क्या आ जाएगा 15। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका 15 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपने यहाँ पे एरर को रिमूव कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे लिखा जाता है कि नंबर 1 और नंबर 2 को आप इसमें मिला के लिखें, तो फिर आपको जरूरी नहीं था कि आप 5 को इंटीजर में कन्वर्ट करते, फिर आप जस्ट क्या करते कि आप जो नंबर 1 जो 10 है, ठीक है, ये इसको आप स्ट्रिंग लिख देते और इसको, ये तो स्ट्रिंग ही था ऑलरेडी, तो आप उस टाइम उस कंडीशन में क्या हो जाते, 10 और 5 मिलके क्या बन जाते, 105 की, वो 10 और 5 को मिला के लिख लेता, 10 को इसी तरह से तो साथ 5 लिख देता, मीन्स कि 105 हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एरर है, चूंकि हमने ऐड करना है तो ऐड के लिए जरूरी है कि हम लोग इंटीजर्स को, वो स्ट्रिंग को पहले हम इंटीजर में कन्वर्ट करें। सेकंड क्या है, फ्रूट्स इक्वल टू, अच्छा ठीक है जी, फ्रूट्स एक वेरिएबल है, ठीक है, उसके अंदर जो वो एक ये लिस्ट है, ठीक है। लिस्ट हमें कैसे पता है ये लिस्ट है, क्योंकि जब भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई से भी आपके जो है एलिमेंट्स लिए जाते हैं या नंबर्स लिए जाते हैं लिस्ट ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, वो सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो वो एक लिस्ट कंसिडर की जाती है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट यूज की गई, इसका मतलब है ये क्या है, लिस्ट है, जो कि उसका क्या नेम है, फ्रूट के नाम से एक लिस्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि आपने 3 एलिमेंट्स हैं, ऑपरेंड आपने क्या करवा देना है फ्रूट्स में जो थर्ड, अब ये क्या फ्रूट्स ब्रैकेट के अंदर थर्ड का मतलब है कि ये उसका उसकी जो है वो इंडेक्स बता रहा है कि जो फ्रूट नंबर 3 है, मीन्स की जो एड्रेस है, जो फ्रूट का जो नंबर 3 वाला एड्रेस है उसको प्रिंट करवा दे। अब यहाँ पे जब भी किसी लिस्ट के अंदर हम एड्रेस काउंट करते हैं, ठीक है, या एलिमेंट्स का एड्रेस काउंट किया जाता है तो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। आप लोगों को पता नहीं चाहिए पाइथन के अंदर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। जैसे ये फर्स्ट जो एलिमेंट है ये इसका इंडेक्स क्या होगा, 0, ठीक है, 0 होगा, मतलब ब्रैकेट के अंदर 0। सेकंड का इंडेक्स क्या है, 1 होगा, ये इसका इंडेक्स है 2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने तो क्या इंडेक्स 3, इंडेक्स 3 तो यहाँ पे जो है वो लाई नहीं करता, ठीक है, ये तो 0 1 2 2 तक ये इंडेक्स जा रहे हैं, ठीक है, 3 एलिमेंट्स है लेकिन एड्रेस क्या है इनका 0 1 2, ठीक है। तो ये तो 2 तक है, जबकि उसने बोला कि जो 3 नंबर पे जो आपका एलिमेंट है इस लिस्ट का आपने उसको प्रिंट करवाना है। थर्ड तो कोई है ही नहीं, थर्ड तो एड्रेस जो है वो इसमें लाई नहीं करता, तो इसमें एक तो ये एरर आ गया कि जो थर्ड वाला है वो यहाँ पे इंडेक्स है ही नहीं, ठीक है, ये इंडेक्स जो है वो 0 1 2 तक इंडेक्स। तो यहाँ पे अगर हम इस एरर को देखते हो उसको हम रिमूव कैसे करेंगे, हमें समझ लग गई कि वो लास्ट फ्रूट को प्रिंट करवाना चाह रहा है, ठीक है, क्योंकि लास्ट वो 3 कंसिडर कर रहा है, तो 3 तो यहाँ पे है नहीं, इट मीन्स वो लास्ट को ही प्रिंट करवाना चाह रहा है, तो लास्ट एड्रेस कौन सा होगा 0 1 2, ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रूट 2, मतलब जो फ्रूट नंबर जो इंडेक्स 2 है, फ्रूट के अंदर जो इंडेक्स 2 है, ठीक है, वो वाला प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, लाहौर जो है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सपोज करेंगे यहाँ पे एक और होता इस्लामाबाद कराची लाहौर, यहाँ पे हम कहते थे फैसलाबाद होता, ठीक है, तो फिर जो है वो फैसलाबाद वो जो है फ्रूट 3
वो फिर जो है ये करेक्ट कोड होता है, क्योंकि 3 जो है वो इंडेक्स लाई कर रहा है, तो फिर हम लोग उसको फैसलाबाद को हम प्रिंट करवा देते। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 इंटीजर्स टाइप नंबर है, नंबर 1 10 है, नंबर 2 0 है। कह रहे हैं कि नंबर 1 को आपने नंबर 2 से डिवाइड करना और फिर रिजल्ट आपने प्रिंट करवा देना। अच्छा, आपको पता नहीं चाहिए कि 2 नंबर्स तब डिवाइड हो सकते हैं जब उनमें से जो है वो अगर हम नंबर 1 को नंबर 2 से डिवाइड कराएं तो नंबर 2 जरूरी है कि वो आपका 0 के इक्वल ना हो। ठीक है, अगर वो 0 के इक्वल हो जाएगा तो फिर वो डिवीजन पॉसिबल नहीं है, और अगर 0 के इक्वल नहीं होगा तो फिर वो डिवाइड हो सकता है। हमें पता है नंबर 1 तो है ही 10, नंबर 2 जरूरी है कि वो आपका 0 के इक्वल ना हो, जबकि यहाँ पे नंबर 2 जो है वो 0 के इक्वल है। तो ये एक एरर आ गया। ठीक है, अब इस एरर को कैसे रिमूव किया जाएगा कि नंबर 1 10 है, नंबर 2 0 है। पहले चेक करें कि नंबर 2 जो है वो, इसमें चेक किया जाएगा कि नंबर 2 जो है वो 0 तो नहीं है। ठीक है, अगर नंबर 2 जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं होगा, तो फिर क्या हो जाए कि रिजल्ट में नंबर 1 जो है वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, फिर प्रिंट रिजल्ट हो जाए एस अगर नंबर 2 जो है वो 0 के इक्वल है। अगर ये कंडीशन ठीक है तो फिर ये काम हो जाए, और अगर ये कंडीशन ठीक नहीं है कि मीन्स कि जो वो 2 है वो 0 के इक्वल है, तो फिर क्या प्रिंट हो जाए कि कैन नॉट डिवाइड बाय 0, कि जो है वो नंबर 1 जो है वो 0 से डिवाइड नहीं हो सकते। ये एक एरर है। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे जो आपको एक सोडो कोड गिवन है, ठीक है, इसमें कह रहा है कि आपने ये स्टेप्स हैं सोडो कोड के, जितने भी स्टेप्स हैं यहाँ तक 6 स्टेप्स हैं, इनको मॉडिफाई द सोडो कोड टू प्रिंट द प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 30। अच्छा, कह रहा है अभी सोडो कोड को आपने जो है वो चेंज करना है, और आपने क्या करना है कि आपने इस तरह से चेंज करना है कि आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है ऑड नंबर्स का 1 से 30 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है। आपने इस सोडो कोड को उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। अब ये जो सोडो कोड है आप इसमें देख सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप इनिशियलाइज अ वेरिएबल सम विद 0। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप है उसको हम कैसे चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस, ये जो रिक्वायरमेंट है इसके मुताबिक कि इनिशियलाइज अ वेरिएबल सम विद 0, कि आप सबसे पहले एक वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, स्टार्ट लेंगे एक वेरिएबल जिसमें हम कहेंगे वो किसके जो है वो सम उसका क्या है विद 0 है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे चूंकि हम लोगों ने मल्टी प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो क्या हो जाएगा, इनिशियलाइज अ वेरिएबल प्रोडक्ट विद 1। क्योंकि हमने सम नहीं फाइंड करना बल्कि हमने जो नंबर्स है उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो स्टार्ट हम क्या लेंगे, इनिशियलाइज अ वेरिएबल प्रोडक्ट। ठीक है, एक वेरिएबल हम इनिशियलाइज करें, ठीक है, उसका हम प्रोडक्ट ले रहे हैं विद 1 के साथ। आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट जो है वो पाइथन के अंदर जब भी प्रोडक्ट फाइंड किया जाता है तो हमेशा उसको 1 के साथ उसको स्टार्ट लिया जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो 0 नहीं लिया जाता, क्योंकि अगर किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 बन जाता है, तो कहानी वहीं पे खत्म हो जाती है। तो हम लोग जो है वो सम में हम 0 स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, जो वेरिएबल है तो उसको इनिशियलाइज करते हैं वो 0 के इक्वल है, जैसे लाइक आई इक्वल टू 0, लेकिन प्रोडक्ट में हम क्या कहेंगे, आई इक्वल टू 1 से हम स्टार्ट लेंगे। ठीक है, और वो हम यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा कि सम की जगह प्रोडक्ट आ जाएगा, विद इसी तरह से रहेगा, 0 की जगह क्या आ जाएगा 1, क्योंकि प्रोडक्ट में 0 नहीं होता, 0 से सारी बात ही खत्म हो जाती है, इसलिए हम यहाँ पे स्टार्ट लेंगे 1 से। स्टार्ट विद 1 फॉर मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे मैंने कमेंट में भी आपको बता दिया कि स्टार्ट हमने किससे लेना है, 1 को फॉर मल्टीप्लीकेशन के लिए हमने 1 से स्टार्ट लेना है। सेकंड स्टेप, इनिशियलाइज अ वेरिएबल आई विद 2। अब आपने क्या करना है, वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है आई को विद 2 के साथ। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, इनिशियलाइज अ वेरिएबल आई विद 1। अब यहाँ पे हमने जो वेरिएबल है आई, हमने उसको हमने किससे इनिशियलाइज करना है, हम यहाँ पे इन्होंने 2 से इनिशियलाइज किया, जबकि उसने यहाँ पे जो हमें रिक्वायरमेंट बोली है कि आपने जो नंबर है वो आपने 1 से 30 तक लेना है। तो मीन्स के नंबर आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है, फिर 30 तक जाना। और आपको पता है फर्स्ट ऑड नंबर 1 से 30 में अगर देखा जाए तो फर्स्ट ऑड नंबर कौन सा होता है, 1 जो है वो पहला ऑड नंबर है, तो इसलिए हम लोगों ने जो वेरिएबल हमने आई जो है वो इनिशियलाइज करना है किसके साथ, 1 के साथ इनिशियलाइज करना है। ठीक है, क्योंकि 1 से 30 तक हमने देखने, तो 1 जो फर्स्ट ऑड नंबर, इसलिए हमने पहले 1 ले लेना है। तो यहाँ पे क्या चेंज आ जाएगा, यहाँ पे चूंकि इन्होंने 2 लिया हुआ है तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लेना है, 1 लेना है, क्योंकि हमने फर्स्ट ऑड नंबर जो कि आपके पास क्या है वो 1 है, इसलिए हम देख सकते हैं स्टार्ट फ्रॉम 1 विच इज द फर्स्ट ऑड नंबर। चूंकि ये फर्स्ट ऑड नंबर है तो इसलिए हमने स्टार्ट 1 से लेना है। थर्ड स्टेप जो है वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू एन। अच्छा, देखा जाएगा कि आई जो वो लेस देन है और इक्वल टू एन है। अब यहाँ पे एन क्या है, वो नंबर है जिसकी हमने लास्ट जो लिमिट होगी, तो यहाँ पे नंबर वो क्या है 1 से 30 तक है, हमने स्टार्ट 1 से लेना, और कहाँ तक जाना है 30 तक जाना है, तो एन जो है वो यहाँ पे 30 होगा। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे कि y इज लेस देन और इक्वल टू 30। हमने आई से स्टार्ट करना, आई को 1 से स्टार्ट करना है, हमने चेक करते जाना है, पहले हमने 1 लेना है और फिर हम लोगों ने कहाँ तक जाना है, तब तक चेक करना है जब तक कि वो लूप आपका 30 तक नहीं पहुंच जाता। तो इसलिए हम लोगों ने क्या करना है, लेस देन इक्वल टू 30। नेक्स्ट आपने लूप ले चलाना है, अब क्या करना है, आपने एड 1 टू
अच्छा, ऐड आई टू सम। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपने आई के अंदर जो है वो ऐड कर देना है जो उसका सम आएगा। क्योंकि यहाँ पे तो हम देख रहे हैं शुरू से ये सम का सोडो कोड है, जबकि हमने तो प्रोडक्ट का सोडो कोड लिखना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड की जगह मल्टीप्लाई यूज कर लेंगे और आई की जगह हम क्या करेंगे, आई टू सम की जगह हम प्रोडक्ट यूज कर लेंगे। ठीक है, एड आई टू सम में तो हम लिख देंगे मल्टीप्लाई प्रोडक्ट बाय आई। ठीक है, आपने क्या करना है कि जो प्रोडक्ट आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई करते जाना है साथ साथ आई के साथ। ठीक है, मीन्स कि आपने फर्स्ट आपने लूप चला, ठीक है, जिसमें आई की वैल्यू 1 थी और सम क्या था, हमारे प्रोडक्ट क्या था हमारे पास, वो भी 1 था। ठीक है, हमने चेक किया कि वो 30 से लेस देन है, यस। फिर हमने क्या किया, उसके अंदर जो प्रोडक्ट था उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 1 1 हो गया। फिर आपने नेक्स्ट लूप चलाना है, फिर आपने उसको चेक करना है कि वो क्या है, नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, 3 3 चेक करना है, 3 जो 30 से लेस है। फिर आपने 3 के अंदर क्या कर देना है, जो प्रोडक्ट पीछे आया था 1 उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना, 3 1 3 हो जाएगा। इसी तरह आपने लूप लेके चलते रहना और साथ साथ आपने इंक्रीमेंट कितने का लगाना है, स्टेप 5 में देखिए इंक्रीमेंट आई बाई 2 का इंक्रीमेंट लगाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक फर्स्ट नंबर 1 है तो नेक्स्ट ऑड नंबर कितने फास्ट कितने डिफरेंस पे होगा, 2 नंबर के डिफरेंस पे होगा। क्योंकि आई के बाद जो नेक्स्ट ऑड नंबर 3 होता है, तो आई और 3 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2। 3 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 5 होता है, तो 3 एंड 5 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2। 5 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 7 है और 5 और 7 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2। मीन्स कि हर एक ऑड नंबर से दूसरे ऑड नंबर के बीच में डिफरेंस 2 का है। इसका मतलब हमने इंक्रीमेंट क्या लगाना है, आई के साथ बाय 2 का इंक्रीमेंट लगाना है। ठीक है, तो हम इंक्रीमेंट बाय 2 लगा देंगे। फिर क्या हो जाएगा, प्रिंट सम, लास्ट जो कि स्टेप है जब हमने प्रिंट जो है वो प्रोडक्ट करवाना है, तो यहाँ पे कैसे चेंज हो जाएगा इस कोड को, सम की जगह प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये एक आपका सम का एक सोडो कोड था जिसमें नंबर्स को सम करवाया जा रहा है। हम लोगों ने इसी सोडो कोड को चेंज करना है प्रोडक्ट के अंदर कि आप 1 से 30 तक जितने और नंबर्स उनका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो बेसिकली इस तरह से जो है वो ये सारा सोडो कोड आपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो पेपर में आपसे क्वेश्चन किसी और तरह का भी आ सकता है। अगर यहाँ प्रोडक्ट पूछा जा रहा है तो हो सकता है यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि आपने जो है वो कोई जो है मैक्सिमम नंबर प्रिंट करवाना है, या फिर आपने किसी भी नंबर का जो आपने पावर प्रिंट करवानी है। ठीक है, तो इस तरह का भी आ सकता है। ठीक है, तो बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि आपने किस तरह से कोड को चेंज करना है। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों को पीछे लेक्चर्स में समझाए हुए हैं, ये आप लोग देख के समझ लेंगे, ये इतना कोई मुश्किल नहीं है। ये भी थ्योरी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, पीछे वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट, ये जो आपकी लीनियर रिलेशनशिप के अंदर जो स्लोप इंटरसेप्ट की है, ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरह से ये वाला तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स हैं। ठीक है, आपने कोई सी भी 3 यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, आपने जो है इनको अच्छे से, जितने भी क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल है इनको आपने अच्छे से पढ़ लेना। अच्छा, बच्चे कुछ क्वेश्चंस में से ये कर रहे थे कि मैम ये जो एजाइल मॉडल है, ये जो एसडीएलसी इम्प्लीमेंटेशन मेथड्स हैं, इनके अंदर क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप मॉडल पेपर को देखें तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन किस तरह से पूछे कि केस स्टडी आपके सामने रख दी है। ठीक है, कह रहे हैं कि इस केस स्टडी को यूज करते हुए आपने बताना है कि हम लोगों को कौन सा जो है वो एसटीएलसी का इम्प्लीमेंटेशन जो मेथड है, कौन सा हम लोगों को सूटेबल है जिसको हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर है। ठीक है, जिसने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, ठीक है, एप्लीकेशन बनाई है जो हेल्थ केयर से रेलिवेंट है। इसमें वो जो है उसको अपडेट करना चाहता है, उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करना चाह रहा है कि ताकि वो ज़्यादा अच्छे से जो है जो भी पेशेंट है उनकी केयर को मॉनिटर कर सके, तो उसके अंदर वो चेंजेस लाना चाह रहा है। तो इसके लिए वो कौन सा इम्प्लीमेंटेशन मेथड को जो है वो यूज़ करेगा। तो आपको पता नहीं चाहिए कि जो एजाइल मॉडल है ये बेस्ट होता है कि जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर या किसी भी एप्लीकेशन के अंदर उसके फेसेस के अंदर चेंजेस ला रहे होते हैं। ठीक है, जितने भी उसके फेस हैं, डिजाइन फेज है, इम्प्लीमेंटेशन फेज है, कोडिंग फेज है, जब उसके अंदर आप चेंजेस लाना चाहते हैं तो जो जाइल मॉडल होता है वो बेस्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर आइटरेशन जो है वो होती है। ठीक है, कि हम लोग जो है वो हर स्टेप्स को स्टार्ट से जो है दोबारा देख के उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसका ऐसा नहीं होता कि एक दफा जब आपने कंप्लीट कर लिया तो उसको मजीद आप चेंज नहीं कर सकते, बल्कि क्या होता है कि यूजर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक या मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा होता है, या जैसे यहाँ पे हॉस्पिटल की बात रही तो हॉस्पिटल को पता है कि जैसे जैसे जिस जिस तरह की जो है वो फैसिलिटीज आ रही हुई, जिस जिस तरह का जो है वो हाँ, जिस जिस तरह की जो है वो हॉस्पिटल के अंदर या इन्वायरमेंट के अंदर जिस
तरह की जो जो बीमारी आ रही है उसके अकॉर्डिंग जो उसको चेंज किया जा सकेगा। तो जहाँ पे ऐसा कोई एप्लीकेशन या ऐसे सॉफ्टवेयर हो जिसकी फेसेस के अंदर चेंजेस इजीली लाई जा सके यूजर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक या माहौल को देखते हुए या जो भी ट्रेंड चल रहा है उसको देखते हुए, तो वहाँ पे जो एजाइल मॉडल होता है वो बेस्ट मॉडल होता है। ठीक है, क्योंकि क्यों होता है, अब 2 रीजंस भी यहाँ पे बतानी उन्होंने बोला हुआ है। एक तो ये कि फ्लेक्सिबल होता है, इसके अंदर चेंजेस आ सकती हैं। ठीक है, हम साथ साथ इसके अंदर कंटिन्यूसली हम चेंजेस कर सकते हैं जैसे जैसे जो भी पेशेंट की नीड होगी उसके मुताबिक। ठीक है, या जो भी यूजर की रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इसमें कंटिन्यूसली जो है क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, जो भी क्लाइंट है या जो भी यूजर है वो साथ साथ इन्वॉल्वमेंट होती है, उसकी फीडबैक साथ साथ मिल रही होती है, उसके अकॉर्डिंग जो है फिर उसके अंदर तब्दीली लाई जा सकती है। ठीक है, तो एजाइल मॉडल जो होता है वो इस लिहाज से सबसे बेस्ट होता है। अब क्वेश्चन जो पेपर में किसी और तरह से भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि यही वाला सिनेरियो होगा या यही वाली केस स्टडी होगी, किसी और तरह से भी पूछा जा सकता है। फिर आप लोग उसको बताना होगा कि उसके अंदर हम लोग कौन सा मॉडल यूज करेंगे। ठीक है, लाइक अगर हम देखें कोई कंस्ट्रक्शन की कोई एप्लीकेशन है, जैसे हमने कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है। अब उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए अगर हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें जितने भी फेसेस हैं, लाइक डिजाइन फेस है, कोडिंग फेस, इम्प्लीमेंटेशन फेज है, तो वो एक ही दफा जो है उन फेसेस को डन किया जाता है। मीन्स कि फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया, ठीक है, डिजाइनिंग का, फिर हम उसको कंप्लीट करके फिर हम नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। तो जब इस तरह का कोई होता है ना, जैसे कंस्ट्रक्शन टाइप होते हैं, तो वहां पे हम लोग वाटरफॉल मॉडल यूज करते हैं, क्योंकि वाटरफॉल मॉडल के अंदर जो है वो कंटिन्यूसली चेंजेस नहीं होती। जो एक दफा स्टेप हो गया अब वो दोबारा पीछे की तरफ नहीं जाया जाता। ठीक है, क्योंकि वो बहुत कॉस्ट उसमें पड़ती है और टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाता है। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं। मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझाऊंगी जो प्रोग्रामिंग बेस है। ठीक है, बाकी थ्योरी वाले जो है वो टाइम वेस्ट करने वाली बात है, क्योंकि वो इजीली आप उनको पढ़ के भी समझ सकते हैं। अच्छा, ये जो टोपोलॉजी से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल आपने बतानी है और एग्जांपल के साथ। अच्छा, लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसको हम फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं और उसको उसी फंक्शन के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, वो लोकल वेरिएबल होता है, नाम से पता चल रहा है लोकली। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अब उसके अंदर आपने एक वेरिएबल जो डिक्लेयर किया x इक्वल टू 5, अब इसी फंक्शन के अंदर इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया और इसी के अंदर आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं कि आपने एक फंक्शन जो बाद में डिफाइन किया वेरिएबल को पहले आपने डिक्लेयर किया। ठीक है, मीन्स फंक्शन के बाहर आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया और उस फंक्शन के अंदर हम इस वेरिएबल को यूज कर रहे हैं। ठीक है, मीन्स कि इसको हमने डिफरेंस देखा जाए तो इसको हम लोग जो है वो वेरिएबल को हम फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, सॉरी, फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं, लोकल के अंदर, उसी के अंदर यूज किया जाता है। जबकि ग्लोबल को हम कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं और उस फंक्शन को हम कहीं पे भी जाकर उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, ये आ जाए। ठीक है, अब वही पीछे जो है वाटरफॉल एजाइल मॉडल की बात जो मैंने आपसे की थी कि इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई भी सिनेरियो दिया जा सकता है और पूछा जाएगा कि इसके लिए कौन सा मॉडल जो है वो ज्यादा सूटेबल है, वाटरफॉल या एजाइल मॉडल। अब यहाँ पे देख लें एग्जाम्पल 1 जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अब कोई भी बिल्डिंग हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा मॉडल बेहतर होगा। जब हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो भी डेवलपर है, जब वो कोई एप्लीकेशन डिजाइन करेगा, ठीक है, उसमें जो स्टेप्स होंगे, जितने भी फेसेस हैं, लाइक डिजाइन फेस, कंस्ट्रक्शन डिजाइन फेस हो गए, ठीक है, फिर जो भी डेटा गैदरिंग का हो गया, फिर कोडिंग का हो गया, टेस्टिंग का हो गया, जितने भी फेस हैं, ठीक है, जितने भी वाटरफॉल के अंदर जितने भी सॉरी जितने भी SDLC जो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल उसके अंदर जितने भी मॉडल यूज किए फेसेस यूज किए जाते हैं, उन फेस को आपने क्या किया है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर, वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ठीक है, मीन्स कि एक दफा आपने डिजाइन बना लिया, ठीक है, अब आपने नेक्स्ट पे मूव कर जाना है। ठीक है, नेक्स्ट फेज पे आपने जो है वो उसको इम्प्लीमेंटेशन वाले फेज पे चले गए, फिर इस तरह से आप टेस्टिंग वाले पे, फिर कोडिंग वाले पे। मीन्स कि एक दफा जो आपने फेज कंप्लीट कर लिया, ठीक है, आप उसको कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट पे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप उसको साथ साथ चेंज कर सके। ठीक है, तो आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो है आप लोग के लिए कौन सा मॉडल जो सूटेबल है, वाटरफॉल मॉडल, क्योंकि आपको पता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक ऐसा एप्लीकेशन है, ठीक है, इसके लिए अगर हम कोई एप्लीकेशन बनाएंगे तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होगी। अगर ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने स्टार्ट जो है वो हमने एक दफा ढांचा खड़ा कर दिया, उसके बाद उसको दोबारा गिराएंगे, फिर उसके अंदर दोबारा चेंजेस करेंगे, एक तो ये बहुत कॉस्ट पड़ेगी और टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा, तो बहुत रिस्की काम है। तो ऐसे जब एप्लीकेशन हम बना रहे होते हैं उसके लिए हम कौन सा मॉडल यूज करते हैं, वाटरफॉल मॉडल, कि हर चीज को एक दफा डन अच्छे से करके फिर नेक्स्ट की तरफ मूव किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है डेवलपमेंट वेब एप्लीकेशन। अच्छा, कोई वेब एप्लीकेशन बनाई जा रही है,
किसी भी यूजर की रिक्वायरमेंट पर, ठीक है। तो उसके लिए अब कौन सा मॉडल जो है सूटेबल है, एजाइल मॉडल। क्योंकि हमें पता है इसके लिए एजाइल मॉडल इसलिए बेहतर है क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन जब डिजाइन की जाती है तो उसमें आपको पता होता है कि यूजर की फीडबैक जो है वो बहुत ज्यादा उस पे डिपेंड किया जाता है कि यूजर की जो साथ साथ फीडबैक आ रही है तो उसके साथ साथ अकॉर्डिंग जो हम लोग उसके अंदर चेंजेस कर रहे होते हैं। तो जो जितने भी इसमें फेस है उसके अंदर आइटरेशन होती है, मीन्स की हर फेस जो है वो बार बार हम उसको देख सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी यूजर की रिक्वायरमेंट होगी, जो उसकी डिमांड होगी या जो भी जो है वो इन्वॉल्वमेंट होगी उसके मुताबिक जो हम लोग उसके अंदर कंटिन्यूसली जो उसका प्रोसेस होगा उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर आइटरेशन होती है, ठीक है। तो इसलिए ये कौन से इसमें हम यूज करेंगे, एजाइल मॉडल यूज करेंगे। इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग जो कैंपेन है, डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन के लिए जो हम मॉडल बना रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर भी क्या है कि जो आप लोगों क्या करेंगे, एजाइल मॉडल यूज करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि मार्केटिंग कैंपेन जब कोई बनाई जा रही है तो उसमें ट्रेंड बहुत ज्यादा डिपेंड कर होता है, जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर उसके मुताबिक जो है उसको चेंज किया जा सकता है वक्त के साथ साथ, और यूजर की जो रिक्वायरमेंट है, जो फीडबैक आ रही है उसके मुताबिक हम लोग जो उसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं। तो ये पॉसिबल होता है, इसके लिए हम एजाइल मॉडल यूज करेंगे। इसी तरह से ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन जो है वो इसके लिए हम वाटरफॉल मॉडल यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कोई भी हम ऑटोमोबाइल की प्रोडक्शन कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो ऐसी बात है इसमें भी सारे स्टेप स्टार्ट से फिक्स होंगे। उनको जो है पहले एक स्टेप फेस जो है वो हम लोग डन करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट फेज पे मूव करेंगे। क्योंकि कोई भी चीज कंस्ट्रक्ट की जा रही हो या बनाई जा रही हो, ठीक है, तो पता है उसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ती है, तो इसके लिए हम लोग ये रिस्क नहीं ले सकते। हम एक दफा हर फेज को अच्छे से जो है इसको डन करके फिर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। तो ये वाटरफॉल मॉडल इसके लिए सूटेबल है। इस तरह से पब्लिक प्रोजेक्ट है, लाइक देखा जाए रोड या ब्रिज, इसके लिए कंस्ट्रक्शन स्पेस होते हैं, इसलिए इसके लिए भी वाटरफॉल मॉडल बेस्ट है। रिसर्च प्रोडक्ट के लिए एजाइल मॉडल बेस्ट है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए वहां पे कौन सा मॉडल जो है आप यूज करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो है, अच्छा ये देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन जो है कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि जो बाइनरी लीनियर सर्च है उसका क्वेश्चन किस तरह से आएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग मॉडल पेपर में तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ आप लोगों के पास सिनेरियो गिवन है, इस सिनेरियो को देखते हो आपने बताना है कि कौन सा जो वो एल्गोरिथम जो है वो इसके लिए सुटेबल है, ठीक है, और रीजन भी साथ बतानी है। तो सबसे पहला जो बाउंडेड डेटा रेंज, ठीक है, कोई ऐसा इतना डेटा है जिसकी जो बाउंडेड है, ठीक है, मीन्स के लिमिटेड डाटा है, इतनी ज्यादा उसकी रेंज नहीं है, मीन्स की बाउंडेड रेंज है। तो ऐसे डाटा के लिए हम लोग कौन सा सर्च एल्गोरिथम यूज करेंगे। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि दो एल्गोरिथम है, ठीक है, एक लीनियर है और एक आपका बाइनरी सर्च एल्गोरिथम है। लीनियर सर्च एल्गोरिथम वहां यूज किया जाता है जहां पे डाटा आपके पास थोड़ा डाटा होता है, ठीक है। तो इसमें टाइम इतना नहीं लगता, लीनियर सर्च को जो हम क्विकली थोड़े से डाटा के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे बाउंडेड डाटा होता है या स्मॉल डाटा होता है या लिमिटेड डाटा सेट होता है तो वहां पे हम लीनियर सर्च यूज करते हैं। जहाँ पे डाटा लार्ज मकदार में होता है या अनलिमिटेड होता है तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, बाइनरी सर्च यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज है कि बाउंडेड है तो हम लीनियर सर्च यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि ये स्मॉल डाटा पे काम किया जाता है, अनसॉर्टेड डाटा हो या बाउंडेड डाटा हो, ठीक है। लीनियर सर्च स्मॉल डाटा के लिए लीनियर सर्च यूज करेंगे क्योंकि ये क्या होता है, एफिशिएंट होता है स्मॉल डाटा के लिए। स्मॉल डाटा के लिए अगर हम बाइनरी सर्च को यूज करने लगे तो बाइनरी सर्च जो बहुत लंबा प्रोसेस होता है तो वो स्मॉल के लिए भी जो काफी टाइम ले लेता है। तो स्मॉल जब भी डाटा हो तो आपने हमेशा लीनियर सर्च को यूज करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है पाइथन के कुछ स्टेटमेंट से कुछ कोड है, ठीक है, आपने बताना है कि ये कौन सी क्लास से लिए गए हैं, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट देख लेते हैं एक्स, ठीक है, एक वेरिएबल है, इसके अंदर एक इन्होंने जो है वो ये, अब यहाँ पे आप देख लें ये क्या है, कौन सी क्लास है। अब मैंने आपको पीछे बताया था कि जब भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स, ठीक है, या कुछ नंबर्स गिवन हो और वो साथ कोटेशन के अंदर गिवन हो तो वो लिस्ट होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, लिस्ट है। तो हम यहाँ पे क्लास जो है वो ये जो एक्स है ये क्लास क्या है, ये लिस्ट क्लास है। इस तरह से नेक्स्ट देख लेते हैं। जब भी कोटेशन मार्क के अंदर आपका कोई भी वर्ड हो या कोई भी नंबर हो कोटेशन के अंदर, ठीक है, कोटेशन मार्क है, ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि वो स्ट्रिंग है। वो कौन सी क्लास है, स्ट्रिंग है। अच्छा, यहाँ से बगैर अगर ये कोटेशन ना होती यहाँ पे तो हम ये कहते हैं करेक्टर है, ठीक है, तो फिर करेक्टर हो जाता। अच्छा, यहाँ पे देख लें x20.5। अब यहाँ पे देख लें कि जब भी कोई नंबर, अब एक नंबर है लेकिन बीच में पॉइंट है, तो ये कौन सा होता है, फ्लॉट नंबर होता है, ठीक है, ये डेसिमल या फ्लॉट, तो उसको हम कहेंगे क्लास फ्लॉट। अगर सपोज करें यहाँ पे पॉइंट ना होता, सिर्फ 205 होता तो ये क्या हो जाती, क्लास इंटीजर हो जाती, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये एक आपके पास जो है वो एक्सप्रेशन है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को आपने जो है वो सॉल्व करना है बाय यूजिंग
पाइथन के अंदर जो भी ऑर्डर यूज किया जाता है, ऑपरेशन ऑर्डर, आपने उसको यूज करते हुए। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले इसको देखते हुए आपने बोर्ड मास रूल आपको याद होगा, आप 4th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो चीजें होती हैं उनको सॉल्व किया जाता है, फिर ब्रैकेट के अंदर देखा जाता है सबसे पहले डिवीजन हो रही है तो डिवीजन की जाती है, फिर मल्टीप्लीकेशन की जाती है, फिर उसके बाद एडिशन और फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, तो आपने सेम उसी रूल को फॉलो करना है यहाँ पर भी। तो पाइथन के अंदर सबसे पहले हम लोग जो है वो एक्सपोनेंट, ये एक्सपोनेंट बेसिकली पावर को कहा जाता है, पहले उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम डिवीजन की तरफ जाएंगे, फिर डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन होगी, मल्टीप्लीकेशन के बाद मॉडुलस, मॉडुलस कहा जाता है जो रिमाइंडर होता है, लाइक अगर किसी दो नंबर्स को डिवाइड किया जाए तो पीछे जो उसके रह जाता है रिमाइंडर, उसको मॉडुलस कहते हैं। ठीक है, तो आपने इन्हीं को देखते हुए आपने सॉल्व करना है। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर आ जाते हैं। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने क्या सॉल्व करना है, एक्सपोनेंट। ये जो दो आप इस साइन देख रहे हैं स्टाइल के, ये इसको एक्सपोनेंट रिप्रेजेंट किया जाता है पाइथन के अंदर। ठीक है, जब डबल इस तरह के होते हैं तो एक्सपोनेंट होते हैं, अगर सिंगल हो तो हम लोग उसको मल्टीप्लीकेशन में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो पहले हम इनको सॉल्व करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर। ये जो 3 एक्सपोनेंट 2 है, इसका मतलब है कि 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब होता है कि आपने 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो पहले इसको सॉल्व किया तो ये 9 आ गया, बाकी हमने 4 इसी तरह से लिखा, 2 भी इसी तरह से, 5 भी, 3 भी और -1 भी। अब नेक्स्ट स्टेप जो यहाँ पे ये आ जाएगा डिवीजन का, ये जो डबल हैश है ना, इसका मतलब होता है डिवीजन। अब आपने पहले यहाँ पे डिवाइड कर लेना है, मींस को 4 को 2 से डिवाइड करना है, तो 2 2 जा 4, 2 आ गया, बाकी हमने सेम वैसे ही लिख देना है। ठीक है, अब उसके बाद डिवीजन के बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। अब ये जो एक स्टेरिक का साइन है ये शो करता है मल्टीप्लीकेशन को, तो हम 2 और 5 को आपसे मल्टीप्लाई कर लें, 2 5 जा 10, बाकी आप देख लें उसी तरह से हमने एज इट इज लिख लेने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मॉडुलस, मॉडुलस आ जाए। मॉडुलस क्या होता है, अब 10 को हमने 3 से डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर रह जाता है ना, जो आखिर में एक नंबर रह जाएगा डिवाइड करने के बाद, फुली डिवाइड नहीं होगा, कुछ रह जाएगा, तो जो रह जाता है उसको हम मॉडुलस कहते हैं। जैसे कि 3 को 10 से डिवाइड करें तो 3 3 9 होता है, 10 में से 9 माइनस करें तो 1 हो जाता है, जो 1 होता है बेसिकली वो मॉडुलस होता है, यहाँ पे वो मॉडुलस आ जाएगा। ठीक है, अब आपने 9 2 + 1 इन सबको ऐड कर लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 में से 1 माइनस करें तो 11 आ जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट में ब्रैकेट सॉल्व होगी, ब्रैकेट के बाद जो लास्ट में 2 था, अब आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो 11 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 11 2 22 आ गया। तो इस तरह का हो सकता है कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आप लोगों को बेसिकली ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपने एक्सपोनेंशियल फाइंड करनी है, पावर, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर मॉडुलस, फिर लास्ट में प्लस, फिर लास्ट में माइनस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो ये और एंड एंड गेट का सिंबल आपने बताना है, साथ ही उसका ट्रुथ टेबल बताना है, और साथ ही उसका जो है वो आपने एक्सप्रेशन बता देना। ठीक है, तो ये आप देख लें। अच्छा, इसको देख लेते हैं, लॉजिक सर्किट। ठीक है, आपके पास एक बूलियन एक्सप्रेशन है, इसको आपने यूज करते हैं लॉजिक सर्किट डिजाइन करना है। अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो है एक्स वाई जी है, उसके बाद एक्स वाई नॉट जी है, फिर एक्स नॉट जी है। पहले हम एक्स वाई जी को देख लेते हैं। इसमें एक्स वाई जी, आपको पता है कि इसमें 3 वेरिएबल यूज किए गए एक्स वाई जी, आपने एक्स वाई जी ले लिया। अब फर्स्ट जो एक्स वाई जी तीनों जो है वो सिंपल है, और उनको तीनों को आपस में क्या किया जा रहा है, बीच में जो है वो कोई साइन, इट मीन्स कि ये मल्टीप्लाई का साइन, और मल्टीप्लाई का साइन का मतलब होता है कि कौन सा गेट आपने डिजाइन करना है, आपने एंड गेट डिजाइन करना है। ठीक है, तो एक्स वाई जी को आपने मिला के एक एंड गेट डिजाइन कर लेना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स वाई और जी, इन तीनों को मिला के आपने क्या कर दिया, एक एंड गेट डिजाइन कर दिया। ठीक है, तो एक्स वाई जी हो गया। फिर आपने नेक्स्ट क्या करना है, एक्स वाई नॉट जी, आपने एक्स लेना है, ठीक है, और वाई नॉट लेना है, और आपने जी लेना है। ठीक है, यहाँ से आपने एक एक्स, आपने यहाँ से जो है वो एक नोट छोड़ी इसके साथ। ठीक है, आपने एक्स जो आपने एक्स नॉट ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे जाके ये एक्स नॉट हो गया। ठीक है, फिर सॉरी वाई नॉट लेना है, एक्स आपने सिंपल लेना है, एक्स यहाँ पे सिंपल हो जाएगा। ठीक है, वाई आपने नॉट ले लेना है, फिर वाई के साथ आपने एक नॉट जोड़ के आपने वाई को नॉट बना दी। ठीक है, और फिर जी आपने सिंपल लेना है, जी को आपने यहीं से जो इसके साथ जोड़ के आपने जी बना लिया। ठीक है, अब ये एक्स वाई नॉट और जी, ये एक्स है, ठीक है, ये वाई नॉट और ये जी है, आपने इन तीनों को मिला के एक एंड का डिजाइन कर लिया। लास्ट में एक्स नॉट जी, चूंकि एक्स नॉट हमने यहाँ से हम एक्स के साथ एक वाई जोड़ेंगे। ठीक है, और हम वहां पे एक्स को नॉट बना देंगे, एक्स नॉट बन गया। और जी हमने सिंपल लेना है, चूंकि जी यहाँ पे हमने पहले लिया हो, तो यहाँ से हम एक इसके साथ वाई जोड़ के यहाँ पे हम जी बना लेंगे, और एक्स और जी को मिला के हमने क्या कर देना, एक एंड गेट डिजाइन कर देना, एंड गेट डिजाइन हो गया। अब लास्ट में क्या करना है, इन तीनों गेट के साथ जो है आपने प्लस का साइन, इसका मतलब आपने तीनों गेट को मिला के आपने क्या कर देना, एक और गेट डिजाइन कर लेना है। तो इन तीनों गेट को मिला के हम लोगों ने एक और गेट डिजाइन कर लिया। ठीक होगा, अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं।
पाइथन का एक प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें आपने अल्फाबेट लेनी है एज अ इनपुट आपने लेनी है अल्फाबेट की, ठीक है, लेटर्स लेने कोई से भी, ऊपर आपने बताना है, उनको प्रिंट करवाना है कि वेदर इज अ कॉन्सोनेंट या वॉवल्स, चाहे आया वो वॉवल है या कॉन्सोनेंट है। तो कैसे हम इसके लिए कोड लिखेंगे? सबसे पहले हम इनपुट लेंगे यूजर से, हम लेंगे, हमने उसको वेरिएबल डिक्लेयर किया लेटर के नाम से, ठीक है, हम कह रहे हैं कि इनपुट लें यूजर से, इनपुट इंटर एन अल्फाबेट, हम यूजर से कह रहे हैं कि कोई से भी अल्फाबेट जो वो इंटर करवाए, ठीक है, फिर चेक करें कि वो इनपुट वॉवल है या कॉन्सोनेंट है। कैसे चेक करेगा कि इफ लेटर जो है, जो भी हमने यूजर से इनपुट लिया है, अब वो जो है उसके अंदर अगर ए ई आई ओ यू में से कोई लेटर वो इनपुट कर रहा है, या स्मॉल या कैपिटल, क्योंकि आपको पता है स्मॉल हो, ए आई ओ यू या कैपिटल हो, दोनों वॉवल ही कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। तो हो सकता है वो स्मॉल लेटर इनपुट करवा दे या कैपिटल लेटर इनमें से कोई इनपुट करवा दे। अगर इनमें से कोई नंबर वो इनपुट करवाता है तो वो क्या हो जाए, अल्फाबेट जो है वो वॉवल हो जाए, हम प्रिंट क्या आ जाए कि ये अल्फाबेट क्या है, वॉवल है। अदरवाइज क्या हो जाए एल्स के अंदर कि अगर इनमें से कोई नंबर वो कोई अल्फाबेट जो है कोई लेटर प्रिंट नहीं कर इनपुट नहीं दे रहा, कोई और है जैसे बी है, सी है, इस तरह का कोई इनपुट दे रहा है, तो क्या हो जाए वो अल्फाबेट जो है वो कॉन्सोनेंट में प्रिंट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, ये आपके पास एक पाइथन का एक कोड है, ठीक है, जिसमें वो कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग पाइथन कोड दैट एग्जिस्ट व्हेन एक्सिस फिजिक्स। कंप्लीट करना है आपने इस कोड को, ये इनकम्प्लीट है, ठीक है, उसमें कह रहा है कि आपने व्हेन एक्सिस फिजिक्स, अगर फिजिक्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं, आपने इस कोड को कंप्लीट करना है, ठीक है। क्या कैसे हो जाएगा? सब्जेक्ट है जिसमें आपके पास एक लिस्ट है जिसमें कंप्यूटर, इंग्लिश, फिजिक्स, तीन एलिमेंट्स है, तीन सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसमें 4x इन डैश, क्या मतलब 4x, अगर x के लिए कह रहा है कि 4x के लिए इन किसमें, सब्जेक्ट के अंदर, इस सब्जेक्ट की जो वेरिएबल है, ये जो क्लास है, ठीक है, सब्जेक्ट, इसके अंदर कह रहा है कि ये इसमें देखना है सब्जेक्ट क्लास में x के लिए चेक करना है कि अगर x जो है वो इक्वल टू है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू है फिजिक्स, ठीक है, ये मैंने कोड यहाँ पे कंप्लीट करके लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, फॉर x इन सब्जेक्ट, अगर इफ x इक्वल टू फिजिक्स है, अगर चेक किया जाए कि x के अंदर जो है वो x इक्वल टू फिजिक्स है, इनमें से x की कोई सी भी वैल्यू जो फिजिक्स से इक्वल है, तो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए और एग्जिस्ट द लूप व्हेन x इज फिजिक्स। यहाँ पे जो है वो जो भी ये स्टेटमेंट है यहाँ पे ब्रेक हो जाए, और क्योंकि अगर x उसमें लाई कर रहा है, ठीक है, x के अंदर जो फिजिक्स लाई कर रहा है, तो ये ब्रेक हो जाए। अदरवाइज क्या हो जाए, प्रिंट x प्रिंट द सब्जेक्ट इफ इट इज नॉट फिजिक्स, सब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगा उसके अंदर फिजिक्स नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि राइट अ पाइथन फंक्शन। अच्छा, पाइथन का एक फंक्शन आपने लिखना है जो कि मैक्स फंक्शन है, ठीक है, जिसमें आपने फाइंड करना है मैक्सिमम नंबर। ये एक फंक्शन है जिसमें कह रहा है कि आपने 2 नंबर्स एज अ इनपुट लेने और रिटर्न करना है आपने मैक्सिमम नंबर। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। कैसे करेंगे? फंक्शन को डिफाइन करेंगे, यहाँ पे हम लोग डिफाइन फाइंड मैक्स, ठीक है, मैक्स का एक फंक्शन है, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम नंबर फाइंड करना, और नंबर कौन से होंगे, 2 नंबर लेने, नंबर 1 एंड नंबर 2। अब इस फंक्शन में क्या किया जाएगा कि उन दोनों नंबर्स को कंपेयर किया जाएगा और रिटर्न किया जाएगा जो उसमें मैक्सिमम या लार्ज नंबर होगा। तो कैसे इस फंक्शन को हम लोग करेंगे, इफ अगर नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 हो तो रिटर्न हो जाए नंबर 1, एल्स नहीं तो नंबर 2 रिटर्न हो जाए। अगर नंबर 1 बड़ा है तो नंबर 1 रिटर्न हो जाए, अगर नंबर 1 बड़ा नहीं है, एल्स है, अगर दूसरी कंडीशन है तो फिर नंबर 2 रिटर्न हो जाए। अब इसको कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे कैसे लेंगे कि नंबर 1 आपने प्रिंट करवाना है एज अ इनपुट, तो इनपुट के तौर पे आप फर्स्ट नंबर प्रिंट इंटर करवाएंगे, ठीक है, कोई सा भी नंबर हो सकता है, फिर नंबर 2 में आप जो है वो इनपुट करवाएंगे सेकंड नंबर। अब वो दोनों नंबर्स यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर चेक किए जाएंगे, अगर नंबर 1 बड़ा होगा नंबर 2 से तो फिर जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा मैक्सिमम नंबर इज जो भी नंबर 1 होगा। इस तरह से नंबर 2 अगर मैक्सिमम होगा तो फिर यहाँ पे जो है वो इस फंक्शन को यूज करेगा, फिर नंबर 2 प्रिंट करवा देगा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे सेक्शन बी आपका कंप्लीट हो गया और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, ठीक है। इंशाल्लाह जो सेक्शन सी होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाऊंगी, ठीक है। अच्छा, ये जो है मेरा करवाने का मकसद सिर्फ ये था, बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनको प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे थे। बेसिकली जो है मेरा मकसद ये है कि पाइथन के अंदर इस तरह की कोडिंग, इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे, कुछ एरर्स होंगे उनको रिमूव करना होगा, कुछ छोटे छोटे कोड होंगे उनको जो आप लोगों ने ठीक करना होगा या कंप्लीट करना होगा, ठीक है। और जो सेक्शन सी होगा, जो लॉन्ग सेक्शन होगा, उसमें क्या होगा, प्रॉपर आपसे कोई ना कोई आपसे छोटा सा प्रोग्राम या छोटी सी एप्लीकेशन बोली जाएगी कि वो आपने उसका कोड पूरा पूरा खुद लिखना होगा, ठीक है। तो आप लोगों को इस तरह से भी आना चाहिए कि किसी कोड को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, एरर को कैसे रिमूव कर सकते हैं, आपको ये चीज़ भी आनी चाहिए। और साथ ही अगर कोई बाकायदा आपसे कोई पूछा जा सकता है, पूरा आपने फंक्शन बनाना है या पूरा आपने एक जो है वेब पेज डिज़ाइन करना है, या आपने कोई सा भी जो है वो आपने छोटा सा कोई प्रोग्राम पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को हर तरह से जो है वो पाइथन की कोडिंग आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप
देख सकते हैं कि कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में है। तो इसी तरह से आपके फाइनल पेपर में भी जो है यूनिट 3 जो कि आपका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, यूनिट 1 से भी काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने, और यूनिट 2 से भी, ठीक है। फर्स्ट 3 यूनिट तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने अच्छे से समझ के इनको कर लेना है, क्योंकि सारे कंसेप्चुअल बेस है यूनिट 2 और यूनिट 3। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सेक्शन सी करवाऊंगी, इसमें जितने भी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझाऊंगी। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। अभी भी किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है किसी क्वेश्चन के अंदर, तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछे, इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा से बताऊंगी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह करे आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है। बस अच्छे से मेहनत करें और अल्लाह के जो है नाम लेके अपना पेपर स्टार्ट करें, इंशाल्लाह पेपर आपका अच्छा होगा। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।